हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायो चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसे कहते हैं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जैविक क्रियाएं वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता करती हैं, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं या सहायता करती हैं, क्या कहलाती हैं? जैविक क्रियाएं। ऐसी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं या सहायता करती हैं, क्या कहलाती हैं? जैविक क्रियाएं। उदाहरण में लिख सकते हैं हम, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन आदि। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि, अर्थात इन चीज़ों के बिना जो जीव है वो जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें एक जीव को जीवित रखने में सहायक होती हैं। तो इन सभी के बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैविक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जीवों में दो प्रकार की जैव प्रक्रियाएं होती हैं। पहली कही जाती हैं अपचयी अभिक्रियाएं, जिनको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और दूसरी कही जाती हैं उपचयी अभिक्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अपचयी अभिक्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी जैव क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इन जैव क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट जाते हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है आदि। जैसे पाचन के बारे में अगर हम समझें तो क्या कह सकते हैं? हम भोजन खाते हैं, उसको हम जटिल रूप में ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर जाकर जो क्रियाएं होती हैं वो उसको सरल अणुओं में तोड़ती हैं। तो ये सारी जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहलाती हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस का उदाहरण है पाचन और श्वसन। जैविक क्रियाओं का दूसरा उदाहरण है उपचयी अभिक्रियाएं, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस। इन जैव प्रक्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। मतलब अभी हमने जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ी थी, तब हमने जाना कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं। लेकिन एनाबॉलिक रिएक्शंस में विपरीत होता है। जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल अणुओं का संश्लेषण करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस का उदाहरण क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण, जंतुओं में प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड आदि। तो फोटोसिंथेसिस किसका उदाहरण है? एनाबॉलिक रिएक्शंस का। और पाचन किसका उदाहरण है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस का। ये पॉइंट याद करने वाले हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रिशन। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन। भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के फलस्वरूप पोषक तत्वों के जीवद्रव्य में विलीन होने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे अब हमने भोजन ग्रहण किया, तो भोजन हम ग्रहण क्यों करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, उससे हमें पोषण मिले। पोषण का अर्थ हम समझ सकते हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं में क्या होता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। तो जो जीवद्रव्य होता है उसमें पोषक तत्वों के विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। तो भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने के पश्चात जो पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके फलस्वरूप पोषक तत्वों के जीवद्रव्य में विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। अब पढ़ते हैं कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन जीवधारियों के लिए आवश्यक है, इसके निम्न कार्य हैं। तो भोजन जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक है और इसके क्या कार्य हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। मतलब अगर हम भोजन लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो उसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। दूसरी बात, शरीर में टूट फूट की मरम्मत हेतु। मतलब
अगर हम कहीं गिर गए या चोट लग गई तो उसकी जो मरम्मत होती है वो किससे होती है? भोजन से। इसलिए भोजन जीवधारियों के लिए आवश्यक है। तीसरा, शारीरिक वृद्धि के लिए। अगर हम भोजन अच्छी तरीके से नहीं लेंगे या फिर हमारे शरीर में पोषण अच्छी तरीके से नहीं होगा तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक वृद्धि है, वो रुक जाएगी। उसके लिए भी क्या आवश्यक है? न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा हेतु। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जितना अच्छा होगा आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा हेतु भी हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो समझ गए होंगे आप कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। पहला, ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। जब हम भोजन खाएंगे तो हमारा पोषण होगा जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत हेतु। चोट लग जाए उसकी मरम्मत हेतु किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। तीसरा, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक। और चौथा, विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा हेतु। अब हम आगे बात करते हैं कि भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ फूड। तो भोजन के मुख्य अवयव क्या है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स आदि प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। तो हमारे भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होती है, प्रोटीन होती है, मिनरल होते हैं, विटामिन होती है। तो ये सारे क्या है? पोषक तत्व हैं। क्या है? पोषक तत्व, जो कि यहाँ क्या है? मेन एलिमेंट्स ऑफ फूड। भोजन में क्या क्या ज़रूरी होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, जो शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर निर्माण और मरम्मत और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर चारों पॉइंट बताए थे। पोषक तत्वों के उनके कार्यों के आधार पर निम्न समूहों में बांटा जा सकता है। तो पोषक तत्वों को उनके जो कार्य करते हैं उनके आधारों पर भी निम्न समूहों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला क्या आता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे प्रमुखतः जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो वसाएं होती हैं वो हमें क्या देती हैं? एनर्जी। तो हमें एनर्जी किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। जैसे उदाहरण है इसका अनाज, घी, तेल, शक्कर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों के। अगला आता है निर्माणकारी तत्व। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत तथा जीवद्रव्य निर्माण करने वाले तत्व। इनमें प्रोटीन, वसाएं और जल प्रमुख हैं। निर्माणकारी तत्व किसे कहते हैं? बिल्डिंग एलिमेंट्स। कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बिगड़ती हैं। तो उनकी टूट फूट की मरम्मत हेतु और जीवद्रव्य का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, वसाएं हैं, जल आदि हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? मांस, मछली, अंडे, दाल, तिलहन आदि। ये क्या है? निर्माणकारी तत्व। अगला बात कर लेते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करने वाले तत्व कौन से होते हैं? रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने वाले तत्व विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। मतलब रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति, मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है? जो ऐसी शक्ति जो हमारे शरीर में रोगों को आने से रोकती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक शक्ति। एक शील्ड की तरह काम करती है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी। विकसित करने वाले तत्व विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। उदाहरण है जैसे क्या कह सकते हैं हम? विटामिन्स, खनिज लवण आदि। तो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या चाहिए हमें? विटामिन्स और मिनरल्स आदि। पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण दो टाइप का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। जीवधारियों में पोषण प्राप्त करने की अनेक विधियां पाई जाती हैं। इन्हें मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। जीवधारियों में पोषण प्राप्त करने की अनेक विधियां होती हैं लेकिन इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वपोषी पोषण, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण कितने टाइप का होता है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को ही हम कहते हैं परपोषी पोषण।
अब बात कर लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना भोजन स्वयं बना ले तो आप कैसे हो गए स्वपोषी। इसमें केवल हरे पादप आते हैं। हरे पादप इसलिए आते हैं क्योंकि ये सनलाइट, वाटर, CO2 आदि चीज़ों का यूज़ करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। हम पादपों पे निर्भर हैं। हम पादपों से क्या लेते हैं? फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, तो हम क्या हो गए? विषमपोषी हो गए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण, जैसे हरे पादप। अब स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रसायन स्वपोषी यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रसायन स्वपोषी मीन्स कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन के संश्लेषण के लिए वे कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अतः इस क्रिया को रसायन स्वपोषी कहते हैं। मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में भी, जब प्रकाश अनुपस्थित होगा तब भी कुछ ऐसे रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन के संश्लेषण के लिए वे कुछ अकार्बनिक पदार्थों के और जैविक ऑक्सीकरण से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इस क्रिया को रसायन स्वपोषी कहते हैं। मीन्स जब प्रकाश अनुपस्थित होगा, जब प्रकाश नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं? जो कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी को ये यूज़ करते हैं प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर और अपना भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? रसायन स्वपोषी। ये क्रिया क्या कहलाती है? रसायन स्वपोषी। इसके उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु तथा नाइट्रोकोकस जीवाणु। कौन कौन से? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु तथा नाइट्रोकोकस जीवाणु आदि। अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण के दूसरे टाइप, प्रकाश संश्लेषी पोषण, जिसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। ये स्वपोषी पोषण का दूसरा टाइप है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी पोषण। इस पोषण का जो प्रयोग होता है हरे पादपों में देखने को मिलता है। ये जो पोषण किस में देखने को मिलता है? हरे पादपों में। जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सा पोषण करते हैं? फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। और जो कुछ रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं वो रसायन संश्लेषी पोषण लेते हैं। ठीक है। जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित था और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पर्णहरिम के समान प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। ये जीवाणु जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यूज़ करते हैं। देखो, जो पर्णहरिम होता है उसका काम क्या होता है? पत्तियों का जो कलर होता है उसकी वजह से ग्रीन होता है। ठीक है। तो कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पर्णहरिम के समान प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं उनमें पर्णहरिम के समान कुछ होते हैं, सारे नहीं, कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। और ये जो जीवाणु होते हैं वो जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक गैस है जिसका नाम है H2S। ये इक्वेशन है 12H2S प्लस 6CO2। प्रकाश की मदद से क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती है और सल्फर। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। पादपों में जो पोषण होता है वो किसकी मदद से होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। पादप अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं? किस क्रिया की सहायता से बनाते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से अपने भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो हरे पादप होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सूर्य के जो प्रकाश उपस्थित होता है तो वो जल और CO2 की हेल्प से अपना भोजन का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसे हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और पर्णहरिम क्या बनेगा? C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज का फॉर्मूला है।
और 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो प्रकाश संश्लेषण आप समझ गए। जब हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करें तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O क्या देता है? ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O। अभी हमने स्वपोषी पोषण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी या परपोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण क्या था? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो विषमपोषी विपरीत हो जाएगा। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। परपोषी जीवधारी जो अपना भोजन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पौधों व जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हम लोग किस पर डिपेंड है, या तो पौधों पर या फिर जानवरों पर। ठीक है, तो परपोषी जीवधारी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। इसके भी निम्न प्रकार हैं, आगे बात करते हैं। इसमें पहला टाइप आता है मृतोपजीवी, जिसको क्या कहते हैं? सैप्रोजोइक। वे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। मृतोपजीवी मतलब सैप्रोजोइक, ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे? मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कवक और जीवाणु। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर फफूंदी, कवक को क्या कहते हैं? फफूंदी। अगर खाना खराब हो जाता है तो उस पर क्या लग जाती है? कवक, है ना? क्या लग जाती है? फंजाई। तो फंजाई क्या करती है? मृत कार्बनिक पदार्थों को ही तो ग्रहण करती है। तो जिसको हम नहीं खा सकते वो मृत ही तो है, उसको कौन खाता है? कवक या फिर जीवाणु। परजीवी पैरासाइट्स। वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या जंतु पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या फिर जंतु पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? परजीवी, पैरासाइट्स। मतलब विषमपोषी में दूसरा टाइप है परजीवी, जो अपना भोजन किसी और पादप या जंतु से ग्रहण करें या उस पर निर्भर हो, तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है मलेरिया परजीवी, यकृत कृमि, फीता कृमि आदि। अगला है प्राणी समभोजी यानी कि होलोजोइक। इसके अंतर्गत सभी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु आते हैं। ये जंतु भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। देखो, प्राणी समभोजी में चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो और चाहे ही वो सर्वाहारी हो, मतलब कि चाहे हर्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो या फिर ओमनिवोर हो, सभी प्रकार के जंतु आते हैं। और ये जो जंतु होते हैं वो भोज्य पदार्थों को या तो ठोस अवस्था में ग्रहण करेंगे या फिर तरल अवस्था में। इसके उदाहरण क्या हैं? प्रोटोजोआ से स्तनधारी जंतु। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।